नमस्कार, मैं हूं वंदना। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जोगिंदर टाइगर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बहुत ही बेहद जिसको कहते हैं बिजी शेड्यूल, उससे टाइम निकाल करके आप हमारे लिए आए हैं स्टूडियो मेरे को भी में। अच्छा लगा जी, लोगों के साथ रूबरू होना और अपने दिल की बातें करना मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए आया हूँ। डॉक्टर साहब, अस्थमा क्या होता है? अस्थमा दरअसल इसे हम दमा भी कहते हैं, सांस की बीमारी भी कहते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी कहते हैं। अस्थमा दरअसल लंग्स से रिलेटेड होता है। ठीक, लंग्स में एक तो मेन पाइप होती है जिसे मेन नली कहते हैं, जिसको ब्रोंकी बोलते हैं। आगे उसकी ब्रांचेस हैं, इसको ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, इस अस्थमे को अस्थमा दरअसल होता क्यों है? ये बेसिकली सांस की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से होता है। आदमी को सांस लेना, इंसान को सांस लेना और छोड़ना दोनों में जब कठिनाई आती है और विंड पाइप हमारी ब्लॉक होने लगती है, उससे अस्थमे की प्रॉब्लम शुरू होती है। डॉक्टर साहब, पहली बार कैसे पता चलता है कि आपको अस्थमा हो गया है? हाँ, उसमें ऐसा होता है कि एक तो सिर चकराने लगता है सांस लेते हुए, प्रेशर डलता है, सांस वो आंखें में एकदम पानी आने लगता है जब सांस लेते हैं। वो होता क्यों है, इसका रीज़न है बेसिकली जो हमारी छोटी छोटी एक मेन सांस वाली नली है, उसके अंदर सांस वाली फेफड़े हमारे एक ट्री की तरह हैं। जैसे ट्री की एक मेन स्टेम होती है, उसके नीचे छोटी छोटी रूट्स और जड़ें होती है। ऐसे लंग्स में छोटी छोटी जड़ें हैं, मेन विंड पाइप ट्री के स्टेम की तरह है। वो उससे हमारा सांस अंदर जाता है, उसी से बाहर आता है। तो ये प्रॉब्लम आती क्यों है? बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। हम लोग ज़्यादा इसको एनवायरनमेंट से जोड़ते हैं। एनवायरनमेंट भी एक रीज़न है, एनवायरनमेंट भी एक रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब हमारे मल इकट्ठा होता रहता है, उसकी जो अंदर इनर लेयर है उसके साथ कोटिंग हो जाती है मल की, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एक तो सांस लेना मुश्किल होता है, दूसरा बलगम इकट्ठी होने लगती है। वो बलगम से खांसी होती है, वो बलगम आगे आकर फेफड़ों में ज़्यादा बनने लग जाती है। वो बलगम फिर हमारी जो छोटी छोटी वेन्स है और विंड पाइप है उसमें चिपक जाती है, चिपकर उसको क्लोज कर लेती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। उस इन्फेक्शन की वजह से वो नाड़ी जो है तंग हो जाती है, जो छोटी छोटी वेन अंदर वाली है वो भी तंग हो जाती है। उसमें सांस लेना और छोड़ना दोनों मुश्किल हो जाती है। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जब मौसम बदलता है, जैसे सर्दी गर्मी के कंपैरेटिवली अस्थमा जो है सर्दी में ज़्यादा होता है। सर्दी में एक तो ये प्रॉब्लम है, एक सर्दी में ये होता है कि सर्दी की वजह से विंड पाइप को सर्दी का इन्फेक्शन हो गया, साइनस का इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ गई। और उसके बाद बदलते रुत में एयर पोल्यूशन से भी हो जाता है, जिसमें पोलन है और वायरस हैं जो वो विंड पाइप में चले जाते हैं, उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं। उसकी वजह से उसमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग की वजह से वो पाइप का रास्ता, हवा वाली नली का रास्ता तंग हो जाता है। तंग होने की वजह से सांस लेना और छोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो उसकी वजह से हो जाता है। ये ऐसे कई रीज़न हैं अस्थमे के। जी डॉक्टर साहब, क्या डस्ट की वजह से भी अस्थमा होता है? डस्ट की वजह से अस्थमा होता है, मगर डस्ट की वजह से अस्थमे के चांसेस जो हैं ज़्यादा नहीं होते। डस्ट की वजह से अस्थमे के चांसेस कम होते हैं। जी डॉक्टर साहब, घरेलू उपाय बताएं इससे बचने के लिए। हाँ, इसके बचने के लिए बहुत उपाय हैं। देखिए, ऐसा है कि पहले अस्थमे के बारे में हम थोड़ी बातें और कर लें। अभी अस्थमे के बारे में मैं करना चाह रहा हूँ। अस्थमे का पहली बात तो ये है कि बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि अस्थमे की वजह से अगर इसका हम ट्रीटमेंट नहीं करते, कई बार इमरजेंसी में अस्थमे का अटैक हो जाता है, उसका एकदम ट्रीटमेंट नहीं लेते, डेथ भी हो जाती है। क्योंकि अस्थमा जब अटैक करता है तो सांस रुकता है, सांस से ही हमारा हार्ट चलता है, सांस से ही हमारा बॉडी सिस्टम चलता है। इसलिए अस्थमे की प्रॉब्लम को हार्ट से भी ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए और इसके उपचार हैं। ठीक है, वो भी मैं बात करता हूँ। अस्थमा दरअसल 90% क्योर नहीं होता, 10% चांसेस हैं, मगर 100% अस्थमे को कंट्रोल किया जा सकता है पूरी लाइफ के लिए। ठीक है, इसलिए इसके उपचार में तब आपसे बात कर रहा हूँ। अस्थमा बेसिकली पहले मैं बता चुका हूँ है कि है, अस्थमे को कहते हैं दम। दम क्या होता है? सांस की बीमारी। सांस। दम क्या होता है? लाइफ। अस्थमे वाले को कहते हैं दम आया या ना आया, अस्थमे के रोग को ऐसा कहते हैं। अस्थमे के उपचार के लिए 4 बातों का पूरा ध्यान रखो। एक तो उसमें पहले उपचार से पहले मैं खाने के बारे में बता रहा हूँ कि अस्थमे वाले लोगों को
कभी भी ठंडा दही, लस्सी वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ब्रोंकली और सोयाबीन को टच भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है 2 सब्जी, क्योंकि ये सीधा थायराइड पे अफेक्ट करती है। थायराइड हमारे जो कंप्लीट बॉडी सिस्टम, गट को पूरा कंप्लीट डिस्टर्ब करता है। प्लाज्मा इसी से बनता है, इसी में शक्ति बनती है, और इसी प्लाज्मे के डिस्टर्ब होने से इंटेस्टाइन में कब्जी होती है, गैस बनती है, सारा प्रॉब्लम उसी से होता है। और दूसरा, आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए उसे। और तीसरा, उसे मूंगफली से अवॉइड करना चाहिए। चौथा, उनको और जितनी टिंड फूड्स हैं वो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ठंडी तसीर की चीज़ें जैसे केला है या और ठंडा संतरा है, संतरा वैसे खा सकते हैं ठीक टेम्परेचर पे। अगर नींबू पीना है, थोड़ा कोजी वाटर में लें। नींबू बहुत यूज़फुल है, हालांकि अस्रेबल, मगर उसको स्कंजमी से अवॉइड करना चाहिए, मगर नॉर्मल पानी में स्कंजमी यूज़फुल है। ठीक है, ये अस्थमे के लिए इन चीज़ों को अवॉइड कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? ज़्यादा ध्यान है कि अस्थमे वाले को एक तो जिंजर, एक गार्लिक, इसका प्रयोग बढ़ा लेना चाहिए, और तुलसी का प्रयोग बढ़ा लेना चाहिए। ठीक है, स्पेशली अस्थमे वाले को जो प्याज है, प्याज में एक इतनी बड़ी खूबी है कि ये आपकी किसी की मरीज़ की जो बिंड पाइप है उसको सूंघने से बचाता है। ठीक है, प्याज, उसमें थोड़ा जिंजर डालकर, उसमें थोड़ा तुलसी डालकर उसका चटनी सी बना लो। चटनी सी बनाकर उसका जूस निकाल लो, उसको पानी में डालो कोजी वाटर में, साथ में 1 चमचा शहद का डालो, उसको पियो, वो ठीक हो जाता है। जो शहद है, हनी जो जिसे कहते हैं, जैसे इनहेलर लेते हैं, इनहेलर का काम भी करता है उसमें। अगर आप हनी को वैसे भी ऐसे अस्थमे वाले पेशेंट को आप उसके नाक से उसको स्मेल कराएंगे, उसको कहेंगे इसको अंदर इनहेल करो, तो अस्थमे ये लंग्स को खोलता है। ठीक है, अस्थमे वाले आदमी को दूसरा जो मैं बोरिक एसिड बहुत ही यूज़फुल है। बोरिक एसिड इंटेस्टाइन को साफ करता है, कब्जी को तोड़ता है। और जब इंटेस्टाइन खाली हो जाएगी तो ऊपर को प्रेशर नहीं पड़ेगा, और लंग्स को प्रेशर ना पड़ने से अस्थमे का अटैक कम होगा। और तीसरा, अस्थमे वाले को एक चीज़ का पूरा डिसिप्लिन में ही ध्यान रखना चाहिए। उसमें तुलसी है, तुलसी है, जिंजर है, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिंजर और गार्लिक है, थोड़ी काली मिर्च है, नींबू है, और शहद है, दालचीनी, ये तीनों को मिक्स करके रोज़ थोड़ा थोड़ा कोजी वाटर में रात को ज़रूर पी लेना चाहिए। और जो इनहेलर लेते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया इनहेलर जो है, आपने कपूर सुना होगा, जो शुद्ध कपूर होता है, उसे भीमसेन कपूर भी बोलते हैं। वो शुद्ध कपूर को लेकर जितना कपूर है उसका पाउडर बना लें, उतना ही उसमें शहद डाल लें। शहद डाल के किसी बंद डिब्बी में, कांच की डिब्बी में बंद कर लें। वो जब उसको अस्थमे का अटैक होता है, इनहेलर की जगह उसको स्मेल करें। उसको दिन में आप 5-7 बार स्मेल करेंगे, इनहेलर की जरूरत नहीं है। दैट इज़ द बेस्ट इनहेलर। उसके उससे भी बेटर है जो इनहेलर लोग लेते हैं, एस्लिन लेते हैं जो ना, उससे 100 टाइम बेटर है। वो उसको फिर तुरंत टाइट कर देना चाहिए। उससे क्या होता है, जो एस्लिन लेते हैं वो तो टेम्परेरी ठीक करती है लंग्स को, ये क्योर करता है। ये ट्रीटमेंट भी है साथ में। अगर आप इस इनहेलर को लेते हैं, पहले आप देखेंगे 6-7 बार लेंगे, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते बाद 5 बार आएगा, फिर 3 बार जाएगा, और 3-4 महीने के बाद ये अस्थमे को थोड़ा क्योर करना भी शुरू कर देता है। और एक स्टेज आती है 3-4 महीने के बाद इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल जो दवाई के साथ अस्थमे वाले का काम चलता रहता है। डॉक्टर साहब, अस्थमा वाले पेशेंट को किस प्रकार का खाना खाना चाहिए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। बेसिकली अस्थमे का एक बड़ा कारण खाना ही है। हम लोग क्या करते हैं आजकल, भांत भांत के खाने हैं। कोई साउथ का खाना है, कोई लंदन का खाना है, कोई इंग्लैंड का खाना है, कोई कनाडा का खाना है। बेसिकली ये खाने नहीं, ये जहर हैं। जैसे देखिए, आप लोग बॉम्बे रह रहे हैं, बॉम्बे में सी का जो एनवायरनमेंट है उसमें मॉइस्चर है। ठीक है, जो साउथ का एनवायरनमेंट है उसमें मॉइस्चर है। वहाँ इडली डोसा चल जाएगा, क्योंकि चावल में नमक की ज़रूरत है इडली बनने के लिए, उसमें खमीर की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। अस्थमे में सबसे ज़्यादा नुकसान खमीर करता है, खमीर करता है। और जब हम यहाँ इसको पंजाब में बनाते हैं, हम उसमें यीस्ट लाते हैं, है ना, उससे क्या होता है, खमीर आता है, खमीर से अस्थमे के जो वायरस हैं अंदर डेवलप हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है। उसके आगे हमारे पास ब्रेड है, ब्रेड में भी खमीर होता है। और दूसरा, ब्रेड जो है मैदे की होती है, बहुत ही रिफाइंड आटा होता है। और तीसरा, उस मैदे को भी हम भट्टी में साड़ते हैं। पहले मैदा है, फिर उसको
खमीर लगा है, उसके बाद वो भट्टी में सड़ा है। वो तीनों खाने जब हम वो खाएंगे तीन उस ब्रेड को, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर उसने स्टिक होने ही होना है। इनर जो कोटिंग लेयर है उस पर, जब कोटिंग लेयर पे वो स्टिक होगा तो क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। जी। और जो स्पेशली अस्थमे का पेशेंट है उसके उसमें बलगम बनेगी। जब बलगम बनेगी उस खाने से ऊपर आकर वो स्टिक करेगी डायाफ्राम को, नीचे से ये प्राण बाजू में आकर अपान बाजू फंस जाएगी, डायाफ्राम पूरा काम नहीं करेगा। वो क्या होता है, हमारे ये इंटेस्टाइन की वजह से ही डायाफ्राम ऊंचे नीचे होता है। ठीक है, जब ये ऊपर हमारे ये रिब्स हैं, उसके नीचे डायाफ्राम है, वो डायाफ्राम को क्या कहते हैं, नीचे वाली जो गैस है उसको ऊपर उठाती है। ठीक है, तो वो लंग्स जो है क्लोज हो जाती है, सांस बाहर निकलता है। जब वो नीचे जाती है तो डायाफ्राम ऊपर आता है तो सांस आता है। जब हम ऐसे खाने खाते हैं तो वो इंटेस्टाइन जो है नीचे वाली, वो डायाफ्राम को ऊपर नीचे आने से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को ख़राब करती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी ख़राब होगी तो सांस हम पूरा नहीं ले पाएंगे। जब सांस पूरा नहीं होगा उस खाने की वजह से हमें अस्थमा फिर हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। इसलिए जितने भी खाने हैं वो खाएं जो आपके लोकल खाने हैं। कुदरत ने लोकल खानों को आपकी बॉडी के मुताबिक एडजस्ट किया है, वहीं कुदरत वो चीज़ें पैदा करती है। जैसे देखिए, यहाँ पहले कभी राइस नहीं पैदा होता था पंजाब में, अब पैदा होने लगा। मगर राइस कहाँ होता था, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा है। नारियल कहाँ पैदा होता था, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा है। हालांकि अस्थमे में नारियल यूज़फुल है, मगर नारियल कच्चा यूज़फुल है, और आगे इसका और विस्तार है। और अस्थमे वाले पेशेंट को कभी भी रिफाइंड नहीं खाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए स्पेशली ये सरसों का तेल और देसी घी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और उसको थोड़ा रफेज वाला खाना खाना चाहिए जिससे वो उसका कॉन्स्टिपेशन ना हो। अस्थमे वाले पेशेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कीमत पे वो कब्जी ना होने दे, और पेट में गैस ना बनने दे, और एसिडिटी ना बनने दे। और एसिडिटी के बनने के कई कारण हैं। शराब उसको अवॉइड करनी चाहिए। वाइन और बियर तो अस्थमे वाले पेशेंट के लिए जहर ही है। किसी कीमत पे अस्थमे वाले पेशेंट को वाइन और बियर नहीं पीना चाहिए। अगर वाइन और बियर पिएगा तो अस्थमे वाला पेशेंट हमेशा अटैक के अंडर आएगा और कभी क्योर नहीं होगा। इसलिए खाने के लिए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। डॉक्टर साहब, अगर अचानक से अस्थमा का अटैक हो जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त इंसान को तुरंत, अगर आपके पास कपूर है जी। और शहद है, उसको अच्छी तरह रगड़ के, पूरा रगड़ के उसको शीशी में पाकर जोर से हिलाओ, और उसको कहो इनहेल कराओ उसके अंदर, इधर से नोज से। तो जब अंदर जाएगा तुरंत होश में आ जाएगा एकदम। एस्पिरिन से भी बढ़िया काम करेगा वो। जी। डॉक्टर साहब, ऐसे में सांस लेना तो ऑलरेडी मुश्किल हो जाता है। नहीं, वो सांस आता रहता है। सांस ऐसा है आपको नज़र नहीं आता। अगर सांस नहीं आएगी तो डेड बॉडी होगी। अगर अस्थमे का अटैक हुआ है, सांस तो फिर भी चल रहा है मगर स्लो हो जाता है। स्लो सांस में भी जब वो इनहेल करेगा तो लंग्स को खोलेगा, सांस एकदम बढ़िया आने लग जाएगा। ठीक। डॉक्टर साहब, इसका कोई परमानेंट इलाज भी है? परमानेंट इलाज है इसका। इसके लिए ट्रीटमेंट है, बहुत दवाइयाँ हैं हमारे पास, काफ़ी हम दवाइयाँ बनाते हैं। जैसे अस्थमे के लिए दालचीनी है, सोमलता है सोमलता, जिसको बैन कर दिया था WHO ने, मगर वो और नाम से एफर्डिन जो उसे बोलते हैं चाइना वाले, माओहुंग के नाम से, वो उसको बैन कर दिया था। अब जब उनको पता चला कि ये तो लोगों ने रौला पाया भी, सोमलता है आयुर्वेद की, इनडायरेक्टली वो ड्रग माफिया काबू कर रहा था। सोमलता है आपके पास, दालचीनी है आपके पास, फिर उसके पास वो बांस होता है ना, बांस की वो गम कहते हैं उसे साधारण भाषा में, वो है तबाशिर जिसे बोलते हैं। उसके बाद आपके पास वो लॉन्ग पाइपर है, स्पेशली जराबिंद है। जराबिंद अस्थमे में इतनी बढ़िया है, अगर आधा ग्राम जराबिंद को रगड़ कर आप अस्थमे वाले पेशेंट को दे देंगे, उसका अटैक एकदम ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर अस्थमे वाले को हम साथ में हमेशा नींबू देते रहें और गर्म पानी में, और अस्थमे वाले इंसान को दालचीनी, शहद, इसको या शहद में या गुड़ में रोज़ 1 ग्राम दालचीनी 1 ग्राम गुड़ 3 टाइम देते रहें। वो लंग्स के अंदर जितना भी इन्फेक्शन होता है, जितना भी कफ होता है, सबको दालचीनी साफ कर देती है। वो हमेशा देते रहें। आहिस्ता आहिस्ता देने से, और कुछ दवाइयाँ हैं
वो हमारे पास बहुत पड़ी हैं। उससे तकरीबन 60% अस्थमा के केस अब ठीक होने लगे हैं। पहले मतलब ये ज़रूर है कि एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर साहब ने हमें अस्थमा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप सभी से अनुरोध है कि डॉक्टर साहब को बार बार फ़ोन करके तंग मत कीजिएगा। प्लीज़ जो उन्होंने टाइम बताया है उसी टाइम पे जा कर के वहाँ दिखाएं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।